नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हमारे साथ यूपीएससी में रैंक 5 लाने वाले उत्कर्ष द्विवेदी जी जुड़े हैं, जिन्होंने मुकाम तीसरे अपने प्रयास में हासिल किया है। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी और क्या-क्या बाधाएं और क्या-क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और ये रैंक हासिल करी। नमस्ते उत्कर्ष जी, कैसे हैं आप? मस्त। एकदम ठीक। सो मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, जो मतलब मेनली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप आईएएस का या यूपीएससी का अटेम्प्ट क्यों देने की आपने सोची? आप आईएएस आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इसका जवाब क्या है? जैसे मेरे नाना-नानी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो बहुत कम उम्र में उन्होंने तब मुझे कहा था कि बेटा आईएएस बनना चाहिए। तब तो खैर पता भी नहीं था क्या होता है। तो धीरे-धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा कि हाँ, एक पोस्ट होती है और फिर आपको बहुत कम उम्र में एक जो है डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और एक मौका मिलता है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, उन्हें हेल्प करने का। और फिर कहीं न कहीं ये बात दिमाग में थी। फिर जब 2014 में मैं वीआईटी गया अपने कॉलेज में, उस साल मेरे कॉलेज सीनियर ने 3rd रैंक मारी थी। और उनको देख के भी जब मैं मिला तो एक कहीं न कहीं मोटिवेशन आया कि नहीं यार ये करना चाहिए इसको। तो जब वो जो चीज़ दिमाग में थी उसको ऐसा लगा कि अब इसको करते हैं यार। तो तब से सोच लिया था कि बीटेक करने के बाद यही करना है। तो मतलब मोटिवेशन वहां से ही आया था। हाँ, मोटिवेशन वहाँ से भी आया था, पहले से भी जो नाना-नानी ने मुझे दिया था मुझे। और तो अपनी मतलब भी जो समझ होती है। ओके, मतलब नाना नानी इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कम उम्र में जब नहीं पता था तब वही कहते थे कि बेटा तुम्हें करना है। ओके तो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि होली पीडीएफ में नाम देख के कैसा लगा था? पहली बात तो मतलब नहीं विश्वास हुआ। जब देखा यार ये तो बहुत ऊपर नाम आ गया। तो 5th रैंक की उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि जब पिछले 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच के नहीं हुआ था, तो इस बार ऐसा लग रहा था कि यार बस लिस्ट में नाम ही आ जाता है। कहीं भी अटक जाए, कहीं भी उत्तर सही लिखा रह जाए, तो बस काफ़ी है मेरे लिए, लाइन के उस पार आना है। बट भगवान का आशीर्वाद था, माँ-बाप का आशीर्वाद था बड़ों का कि 5वीं रैंक हासिल हुई। इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी और रिएक्शन भी ऐसा था कि मैं 1 आध घंटे तक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 5th रैंक आई है। तो आपने आईएएस के लिए अप्लाई किया या और कोई सर्विस? पहला प्रेफ़रेंस आईएएस है। ओके, मतलब आईएएस ही बनना है। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आईएएस में जो डाइवर्सिटी है जॉब की, वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप एक स्टेट में हैं, इंडिया के स्टेट्स इतने डाइवर्स हैं कि आप स्टेट में भी जहाँ रहेंगे आपके नए-नए चैलेंजेस रहेंगे। और प्लस मुझे लगता है इसका जो पब्लिक इंटरफेस है, जो लेवल है इस जॉब का वो बहुत ज़्यादा है। तो लोगों से आप बहुत ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का मौका मिलता है। कि भाई क्या दिक्कत है उनके जीवन में, क्या समस्या है, क्या बदलाव लाया जा सकता है, क्या हेल्प की जा सकती है। तो इसलिए मुझे लगा आईए ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहेगा इस चीज़ के लिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने यूपीएससी की जर्नी कब स्टार्ट करी और मतलब कब सोचा कि अब हाँ यूपीएससी करना है? अ, देखिए कहीं न कहीं तो पहले से था ही ये चीज़, एक बचपन का सपना था। लेकिन जो चीज़ें होती हैं उनका एक फॉर्मल प्रिपरेशन से वो अचीव होता है। तो कहीं न कहीं कॉलेज में जब थे तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का तो एक शौक रखते ही थे, तो वो पढ़ते भी थे। लेकिन जब 2018 में वीआईटी से ग्रेजुएट किए, फिर उसके बाद मैंने इसलिए मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था अपने कॉलेज में, कि नहीं यही करना है। तो फिर 2018 के बाद से मैंने 1 साल कोचिंग लिया दिल्ली में, 2019 18 से 19 तक और फिर 19 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और फिर तब इंटरव्यू तक पहुँचा बट कुछ कारणवश नहीं हुआ, कुछ नंबर कम रह गए और सेम चीज़ दूसरे बार में हुई, इंटरव्यू तक पहुँचे लेकिन 11 नंबर से रुक गया। तो काफ़ी निराशा हुई लेकिन फिर इस बार जो है भगवान ने साथ दिया, नसीब ने साथ दिया। तो आपने कहा कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठे थे, तो हुँ। कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और अगर जॉब नहीं होगी और यूपीएससी मतलब ऐसा एक रिस्क लेना, तो इसको कैसे टैकल किया, क्या सोचा इसके बारे इसके लिए पहले मैं एक तो ये चीज़ कहूँगा कि क्योंकि फाइनेंस पर जॉब करनी ही है, तो इसलिए मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा और दूसरी चीज़ ये थी कि फिर अब जो चीज़ करनी है वो करने का मन था, कि अब जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा है वो नहीं करना है और जहाँ तक रिस्क की बात है तो अब जीवन में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और 2 बार और रिस्क लिया, 2 बार नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं है कि रिस्क लिया तो सक्सेस ही आई है, तो फेलियर भी आया बट इवेंचुअली सक्सेस आ गया रिस्क लेके।
सो फेलियर्स को कैसे टैकल किया? ऐसी कोई मतलब इंस्पिरेशनल कोई मतलब स्टोरी रही हो फेलियर की जो आप शेयर करना चाहते हो? इंस्पिरेशन तो जैसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आसपास ही देखता था लोगों को। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था बट उनका हुआ था। टॉप 50 में दोनों लोगों की रैंक आई थी और दोनों का 5th अटेम्प्ट था। तो उन लोग को देख के लगा कि नहीं यार, ये लोग तो 6 साल से कर रहे हैं और फाइनली आज ये लोग आईएएस बन गए हैं। टॉप 50 रैंक मारी हुई है उन्होंने डबल डिजिट में। तो वो कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन थी और वो लोग मुझे गाइड भी करते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि सपोर्ट बहुत सॉलिड था, दोस्तों का, माँ-बाप का बहुत सपोर्ट था कि बहुत समझाते थे कि बेटा तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। और दोस्तों का भी बहुत बहुत हेल्प था कि कभी जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन तो मेरा दोस्त अगले दिन दिल्ली आ गया था, पूरा दिन मेरे साथ था। तो मुझे लगता है कि लोगों ने सपोर्ट किया है कि फेलियर्स तो मतलब मेरे अपनी भी लाइफ में रहे हैं। मैंने 2 बार आईआईटी जेईई के लिए तैयारी की थी, 2 बार दिया था, नहीं हुआ था। या मेरे कॉलेज में भी 2 बैक आए थे सब्जेक्ट्स में, या 2 बार यूपीएससी दिया, 2 बार यूपीएससी भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं अपने आप से भी मोटिवेशन आती थी, कहीं न कहीं दूसरों से भी आती थी, सपोर्ट भी था, सब मिला के जो है मतलब गाड़ी आगे निकल आई। ओके, आपने सपोर्ट की बात करी, तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स और जो भी आपके आसपास लोग हैं, उनका सपोर्ट का क्या महत्व है? आप क्या बोलेंगे इसमें? मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा वही महत्व है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अ, सब पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है। तो कभी जो है होता है कि हिम्मत टूटती है। तो उस समय जब वापस अब तो बड़ा आसान होता है कहना कि यार फिर से चलो खड़े हो जाओ। लेकिन जब बचपन में क्या होता था कि भाई गिर जाते थे तो माँ-बाप ऐसे उँगली पकड़ के खड़ा करते थे। वो अभी भी होता है। तो जो दोस्त होते हैं, माँ-बाप होते हैं, वो उँगली पकड़ के खड़ा ही करते हैं कि यार फिर से खड़े हो जाओ, फिर से देना है पेपर। जब लास्ट ईयर रिजल्ट आया तो रिजल्ट में और प्री में 15 दिन का ही गैप था। तो हिम्मत कम हो रही थी, यार फिर से दें प्री नहीं तो तैयारी थी लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत कम थी। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं बेटा तुम पढ़े पढ़े हो पहले से, कर लो, दे दो जो भी होगा देखा जाएगा। तो जब घर से ही प्रेशर नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर क्या दिक्कत है? तब तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन इस पे है कि अ, आपने जो तीनों अटेम्प्ट दिए, तो उस बीच कोविड भी था, तो वो कोविड का डिसरप्शन आपने कैसे उसको टैकल किया, उसके बारे में बताइए। अ, देखिए कोविड का तो जो था तो इसकी वजह से वाक़ई अनसर्टेनिटी तो आई थी। बिकॉज़ जब मेरा पहला इंटरव्यू था 2020 के आस-पास तो वो डिले हो गया था कोविड की वजह से। तो उस समय समझ में नहीं आता क्या करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, प्री की तैयारी करें। लेकिन फिर यही है कि आप जैसे क्या होता है बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता है। ज़्यादातर सक्सेस जो है इम्प्लीमेंटेशन से आता है। तो मैंने बस इतना देखा कि नेक्स्ट स्टेज कौन-सी है मेरे लिए। तो अगर इंटरव्यू की स्टेज है तो इंटरव्यू का पढ़ते हैं, मेंस की है तो मेंस का पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेज है क्योंकि 3 स्टेज होती है इस एग्ज़ाम में। तो जो आपके सामने जो एकदम इमीडिएट स्टेज है उसी पे आप फोकस करिए। बहुत नहीं सोचना है। ओके, आपने तीनों स्टेज की बात करी, तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी टैकल करिए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? देखिए प्रीलिम्स के लिए ये है कि एमसीक्यूज़ करने होते हैं। तो कहीं न कहीं नॉलेज भी ज़रूरी होती है लेकिन कहीं न कहीं एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका होता है। और वो तरीका तब आता है जब आप खूब सारे पेपर लगाते हैं। तो जब मैं पहले इंजीनियरिंग की आईआईटी जेईई की तैयारी करता था तो बहुत बड़ी कमी मेरे अंदर ये थी कि मैं पेपर नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि अगर पढ़ लेंगे तो पेपर तो लगा ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्रीलिम्स में ये रहा कि पेपर खूब सारे लगाए मैंने, मतलब 70, 80, 90 टाइप में इतने पेपर लगाए। तो जब इतना पेपर आप लगा लेते हैं तो आपका हाथ जो है एमसीक्यू मतलब आप समझ जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ जाते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा। इतने क्वेश्चन आपके हाथ से नीचे से कम 10,000 क्वेश्चन आपके हाथ से नीचे से गए हैं, तो आपको पता लग जाता है वो चीज़। तो आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रोल है प्री को लेकर। तो आपने बोला 70-80 मॉक्स लगाए, तो मॉक्स का क्या रोल होता है और उसको कैसे मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या मतलब रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। देखिए मॉक्स का तो मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मॉक्स का क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ही तीनों अटेम्प्ट में प्रैक्टिस बेस्ड रही है। ठीक है? क्योंकि मैं इस चीज़ को वैसे भी एम्फसाइज़ करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने, बहुत ज़्यादा प्लान करने से कुछ नहीं होता है, मतलब काम करने से कुछ होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो मॉक्स का तो ये रोल रहता है कि आप उसको सीरियसली लीजिए। ये मत सोचिए कि जो है ये यूपीएससी का पेपर नहीं है तो आपने थोड़ा उसमें ढिलाई बरत दी। ये नहीं करना होता है। तो उसको आप सीरियसली लीजिए और उससे कई सारी चीज़ें होती हैं जो किताब में नहीं होती, मॉक्स में होती हैं। तो आपको वहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मॉक को लेके वो ये है कि जब उसमें गलती होती है,
तो हमेशा याद रहती है। ओके, मतलब गलतियों से सीखना चाहिए, ये बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इस पे एक क्वेश्चन और है कि 2019 से प्रीलिम्स बहुत अनकन्वेंशनल हो गया था, तो प्रीलिम्स में जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उनको आपने कैसे टैकल किया? जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया है, तो इन सब टॉपिक्स को जो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल, मतलब इनका कोई जैसे कोई बुक्स या सोर्स कोई निर्धारित नहीं है, तो इनके लिए कैसे तैयारी करी आपने? देखिए, इनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेस होते हैं, जो करंट अफेयर्स के कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं जिनको आदमी पढ़ता है, या न्यूज़पेपर होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड किताबें होती हैं, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसको तो बस क्वालिफाई करना है प्री को। तो ये चीज़ है कि आप टेस्ट लगाइए, बिकॉज़ कई सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट से ही होंगे। और जैसे जो पेपर डायनामिक होता जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे बहुत प्रेशर में मत रहिए आप। आप प्रेशर में पेपर मत दीजिए, बिकॉज़ प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है। और जैसा 2019 और 2020 या 2021 का प्री हम देखेंगे तो बहुत डायनामिक हो गया पेपर। तो अगर आप उसको स्ट्रेस फ्री होके, अब स्ट्रेस तो रहता ही है, ये जो है तो ह्यूमन नेचर है, स्ट्रेस रहता है, लेकिन कोशिश करिए उसको कम करिए थोड़ा। बिकॉज़ जैसे वो क्वेश्चंस हैं, अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा तो जैसे जो पानी होता है, जब वो पानी स्थिर रहता है तभी गहराई में देख पाते हैं। पानी स्थिर नहीं हुआ तो गहराई में दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे लगता है ये काम आती है उन अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मेंस और प्री की जो प्रिपरेशन है उसको कैसे आपने इंटीग्रेट किया, मतलब उसको कैसे एक करके पढ़ाई करी? जैसे जो टॉपिक्स है प्री और मेंस के लिए वो तो है ही, कई सारे सेम हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो स्टेज है उनकी डिमांड बहुत अलग अलग है। तो अब भले टॉपिक सेम हो, लेकिन प्री में फैक्चुअल पूछा जाता है उसको लेके, लेकिन मेंस में उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको 200-250 शब्द लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं जो नोट मेकिंग करता हूँ, एवर नोट पे करता हूँ, तो मैंने अगर कोई एक सेम टॉपिक है तो मैंने उसका प्री का अलग नोट्स बनाया हुआ है, मेंस का अलग नोट्स बनाया हुआ है। तो आप कोई चीज़ सेम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप ऐसे करिए कि प्री के लिए अलग आप, अगर आपने नोट बनाया तो उसको उस हिसाब से उसके फैक्ट्स को जॉट डाउन करिए, और मेंस के हिसाब से आप ये लिखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सा डेटा है, कौन सी कमिटी लिखी जा सकती है, उसको आप वैसे लिखिए। ओके, सो आपने अभी एवर नोट की बात करी, तो आप ऑनलाइन मीडियम प्रेफर करते थे या ऑफलाइन मीडियम, क्या बोलेंगे आप इस पे? ये तो जैसे मेरा जो पहला अटेम्प्ट था तो वो पूरा ऑफलाइन था। मैंने पेन एंड पेपर बेस्ड ही तैयारी की, लेकिन उसके बाद मैंने स्विच किया था नोट पे। और अब आज व्हेन आई लुक बैक इन दी हाइंडसाइट, मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन मीडियम बेटर लगा मुझे। और वो इसलिए बेटर है क्योंकि एग्जाम का नेचर ही वैसा है। आज एग्जाम जितना डायनामिक हो गया है, जितना तेजी से हमारी दुनिया में, देश में चीजें बदल रही हैं, आपको उतना तेजी से अगर आप वो ऑनलाइन चीज नहीं रहेगी तो आप उसको ऐसे पेन एंड पेपर पे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ऑनलाइन ज्यादा हैंडी भी होता है, आपने फोन में डाल दिया, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फोन में पूरा रिवाइज कर लिया। तो आई थिंक डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो थोड़ा आप हम लोग को भी डिजिटल करना चाहिए। ओके ओके ओके, हाँ सही बात है, डिजिटल मीडिया की बात हो रही है। तो नेक्स्ट, ऑप्शनल कैसे चूज किया और क्या क्या स्ट्रेटजी थी? आपका ऑप्शनल क्या था, कैसे प्रिपेयर किया ऑप्शनल के बारे में? ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। और इसको चूज करने का एक एक ही मेरा लॉजिक था, वो था मेरा इंटरेस्ट। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को उठाए थे, जैसे PSIR या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी, कौन सा लिया जाए, और मैंने उनके कुछ पुराने साल के पेपर उठाए। तो जब मैंने PSIR के क्वेश्चंस पढ़े तो मुझे पढ़ के लगा कि नहीं यार, ये पढ़ने लायक क्वेश्चन मतलब पेपर है, इसको पढ़ा जा सकता है, उनके आंसर्स लिखे जा सकते हैं। फिर क्योंकि बैकग्राउंड तो था नहीं पॉलिटिकल साइंस में, तो जब खत्म हुई इंजीनियरिंग तब आके जो है कोचिंग लगाई पॉलिटिकल साइंस की, कोचिंग की, उसकी नोट्स बनाए। तो उसके बाद फिर उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ा, और बहुत ज़्यादा सोर्सेज रेफर नहीं किए, समय ही नहीं मिला। जब मैंने तीनों टाइम में 3 बार इंटरव्यू दिया तो कभी समय नहीं मिला अलग से बैठ के पढ़ाई करने का। और टॉपर्स की कॉपीज को मैंने रेफर किया कि वो लिखते कैसे हैं आंसर, बिकॉज आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो हम लोग को तो कैसे लिखा जाता है कि 4 पॉइंट में हम लोग खत्म कर देते हैं, बट ऐसा आर्ट सब्जेक्ट में नहीं होता है, आपको 200-250 शब्द लिखने हैं। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो लोग जो टॉपर्स होते हैं इस सब्जेक्ट के, उनकी आप कॉपीज उठाइए, देखिए वो कैसे लिखते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज भी पॉलिटिकल साइंस वाली होनी चाहिए जो पेपर में। आप GS की भाषा में पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा। तो वो लैंग्वेज पिकअप करनी बहुत ज़रूरी है, लेक्सिकॉन जिसको हम कहेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स आपके काम आए, कुल मिला के बातें? बिल्कुल।
ओके, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन का क्या रोल है? मतलब आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब किस लिमिट में तो लिमिट करके कैसे पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा। मुझे लगता है न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, मतलब एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो जैसे मेरा ये होता था कि मैं 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था, और दैट वाज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एस्पिरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप 3 न्यूज़पेपर पढ़ो, आप एक ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बिकॉज़ न्यूज़पेपर में जैसे चीज़ें आपको समझाई जा रही है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं या प्री में आते हैं, आपने उन्हें पढ़ा नहीं होता है या आपने उन्हें प्रिपेयर नहीं किया होता है, लेकिन अगर उस टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग है न्यूज़पेपर से, तो आप उस क्वेश्चन को कर देंगे, आप लिख देंगे उसके बारे में, और उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक मैगज़ीन की बात है, उसको तो आप लिमिट करिए। एक मैगज़ीन आती है योजना, सरकार की मैगज़ीन है, उसको पढ़िए। हर महीने की ज़रूरत नहीं है, कुछ-कुछ कुछ महीने कोई रेलेवेंट टॉपिक आता है, उसको उठा के उसको आप पढ़ लीजिए। तो मैगज़ीन में तो बस उसी को पढ़िए, और बाकी न्यूज़पेपर तो इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, आप मत छोड़िए न्यूज़पेपर इस एग्ज़ाम में। ओके, चलिए मेंस की तो मतलब मेंस वाले सेक्शन की तो बात हो गई। लोग ऐसा ऐसा सुनते हैं कि इंटरव्यू यार बहुत कठिन होता है, मतलब क्या क्या पूछ लेते हैं, इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपसे ऐसा कुछ पूछा, अगर पूछा तो वो शेयर करिए, और आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो मेरा ठीक था, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आए इंटरव्यू में। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और कई बार हमें नहीं पता लग पाता है कि सामने जो लोग 5 लोग बैठे हैं वो आपको अलग तरीके से देखते हैं। तो बट क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जो बोर्ड थे आरएन 24 में, तो उस बोर्ड में एक मेंबर ने उस समय मुझसे पूछा था कि इज डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट और एन ऑटोक्रेट? तो मैंने सोचा और फिर मैंने रिप्लाई किया, सर आई थिंक ही इज अ रिपब्लिकन। तो सब लोग हंसने लगे। तो वो एक ठीक क्वेश्चन था। या इस बार मुझसे पूछा गया था कि फ्रेंच इलेक्शंस के बारे में मुझसे पूछा गया कि क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या इम्पैक्ट होगा। या मुझसे एक मेंबर ने पूछा था कि आपको क्या लगता है राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ भी होना चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं सर, नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान है मरने की बात कर रहा है, तो मरने देने से अच्छा ये देखना चाहिए कि मरने की बात क्यों कर रहा है। हमारा एज ए सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दूसरे के प्रति। तो क्वेश्चंस मैं बोलूँगा बहुत लॉजिकल होता है, और कोई क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं लगता। अगर आप नहीं होता, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन इलॉजिकल है, तो गलत आप सोच रहे हैं। वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करना है, बिकॉज़ इट इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज नॉट कॉल्ड एज एन इंटरव्यू। तो दे आर असेसिंग योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उसको वैसे ही लेना चाहिए, और बस। तो ऐसा मतलब बहुत लोग देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल सर्कुलेट होते हैं मीडिया में कि आपकी शर्ट का वो बटन का वो पूछ लिया, कलर पूछ लिया, आप कहाँ से आए, कितनी सीढ़ियाँ थी, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ है, और मैंने ऐसा सुना भी नहीं है। और ऐसा पूछ के तो ना वो अपनी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो व्हाट्सएप में घूमती रहती हैं। तो ये होता है क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू बाहर नहीं आते, वो अंदर ही होते हैं, तो कयासबाजी ज़्यादा बाहर हो जाती है कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, उत्कर्ष जी, आपकी कोई हॉबी, मतलब जैसे इतनी लंबी प्रिपरेशन थी 3-4 साल की, तो उसको टैकल करने के लिए आप कोई अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, तो ऐसी कोई हॉबी आप शेयर करना चाहते हो या आपको अच्छा लगता हो, तो वो क्या थी? जैसे प्रिपरेशन के दौरान मैं रोज शाम को वॉक करने जाता था दोस्तों के साथ। 1 घंटे मेरा ब्रेक होता ही था, मतलब अगर अगले दिन फ्री भी है तो 1 घंटे तो ब्रेक लेना ही है, क्योंकि दिमाग शांत रहना चाहिए। और 1 घंटे आप नीचे गए, पार्क में घूमा, आपने चाय पी ली, दोस्तों के साथ बात कर लिया, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर वो ज़रूरी भी है। और दूसरी तो मेरी सीरियस हॉबी है जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं ब्लॉग है मेरा जहाँ पे मैं किताबों के बारे में लिखता हूँ, और बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखता हूँ। लेकिन उसका इतना समय नहीं मिल पाता यूपीएससी के दौरान। तो जब बीच में जब मेंस हो जाता है, तब आपको 2-3 महीने का समय मिलता है इंटरव्यू के टाइम पे, तब मुझे लगता है इट इज़ दी अपॉर्चुनिटी टाइम टू प्रैक्टिस योर हॉबी सीरियसली। तो मुझे लगता है हॉबी तो होनी ही चाहिए, इसलिए यूपीएससी ने डाक में हॉबी रखा हुआ है सेक्शन। तो अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको प्रैक्टिस करिए। दिन में आधे घंटे आप निकाल सकते हैं, 50 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। दिन में आप 8-10 घंटे भी पढ़ लेंगे तो नसीब रही तो निकल जाता है एग्जाम। मतलब वो जो 14-14, 15-15, 16-16 घंटा पढ़ने वाली बात होती है, ऐसा कुछ है क्या सच में? ऐसा देखिए, मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है इतना। तो बट वो हमेशा नहीं हो सकता है। आप रोज 15 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, और जब एग्जाम पास में आता है तब आप शायद उतना खींचते हैं। अपने 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे खींचते हैं, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले समझ में भी आता है, बिकॉज कई सारी चीजें होती हैं, पैनिक मोड भी होता है कि यार ये रह गया, वो रह गया, ये छूट गया।
तो वो तब हो जाता है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप एक फिक्स्ड अपना टाइम रखिए, 8 घंटे 10 घंटे भी अगर आप पढ़ लीजिए 24 घंटे में, तो वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। बिकॉज इस एग्जाम में 2 साल 3 साल ऑन एन एवरेज चले ही जाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब जरूरी मतलब जरूरी नहीं है कि 14 15 16 घंटे पढ़ा जाए, 10 12 घंटे से भी काम चल नहीं, सकता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ा जाए। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। ओके, आपकी कार्डर प्रेफरेंस क्या है? मैंने सबसे पहले अपना होम कार्ड डाला है यूपी, और सेकंड पे मध्य प्रदेश है। ओके, मतलब यूपी में ही आना है। तो अब देखिए कौन सा मिलता है। ओके, एक सवाल आपसे और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लाइफ में कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक वो मेरी मम्मी है। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ या बहुत दुखी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता, तो मेरा उनसे बात करने का मन होता है। और रिजल्ट के पहले भी जब मैं बहुत स्ट्रेस में था, तो मैं कहीं फ़ोन नहीं करता था, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। जब फिर रिजल्ट भी आया था, फिर रैंक भी आई थी, शाम तक मैंने फ़ोन स्विच ऑन नहीं किया था अपना। तो लेकिन मैं मम्मी से बस बात करता रहता था बीच बीच में, दूसरे को फ़ोन लेके। तो और मम्मी से एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसीलिए मतलब। ओके, तो अब तो आप आईएएस बन गए हैं, तो आईएएस बन के क्या चेंज लाना चाहेंगे? क्या सोचा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बेसिक नीड्स हैं लोगों की अपने देश में। ठीक है, आज हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, हमें 2 वक़्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दोपहर में खा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शायद स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। या लोग अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा है। बहुत छोटी-छोटी बीमारियों की वजह से लोग मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोर इश्यूज़ हैं देश के, या मैं यूपी से आता हूँ, मैंने यूपी में रूरल लाइफ़ को देखा है, तो रूरल लाइफ़ के अपने चैलेंजेस होते हैं। कई बार बहुत-बहुत टाइम तक जो है बिजली नहीं आती है, कि आधी रात ट्रांसफार्मर उड़ गया, बिजली नहीं आ रही 3 दिन तक। या कोई सड़क है बहुत साल से ऐसे पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है जो बेसिक इश्यूज़ हैं लाइफ़ के, उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं। ओके, तो आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आजकल सोशल मीडिया पे एक वो चीज़ बहुत वायरल होती है, जैसे लोगों के बच्चे 5th 6th 8th और 10th क्लास में हैं एंड दे आर लाइक, आप बता दो कैसे तैयारी कराएं अपने बच्चे को, कैसे आईएएस बनाना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने सेकंड पार्ट का पहले आंसर करता हूँ। इस चीज़ के अगेंस्ट मैं भी हूँ। देखिए बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए, ठीक है? हर चीज़ की एक सही उम्र होती है। आप उनको बचपन में उनको खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, पढ़ाई-लिखाई ठीक है, आगे वो पढ़ेंगे, कॉलेज जाएँगे, उसके बाद धीरे-धीरे एक एज के बाद सब सीरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बचपनों से बच्चों से उनका बचपन आप मत छीनिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से। 5th से 6th से मत डालिए, उनकी उम्र ही क्या है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जहाँ तक फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैसेज देने की बात है, मैं यही कहूँगा कि आप जो लाइन्स है ना भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही जीवन का सार है। और इस एग्ज़ाम में तो वही है, क्योंकि आप करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, आपकी नसीब होगी उस साल तो आपका हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। और भगवान पे भरोसा रखिए। जब मेरा नहीं होता था दोनों बार, तो मुझे बहुत दुःख होता था कि यार इतना यहाँ तक पहुँच के नहीं हो रहा है। कष्ट होता था कि 11 नंबर से नहीं हुआ, 23 नंबर से नहीं हुआ। लेकिन कई बार एक अच्छी चीज़ सोची होती है ऊपर वाले ने आपके लिए। इस बार मतलब 5th रैंक आ गई, मैंने तो सोचा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी 5th रैंक आएगी मेरी। तो आप भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, और जो है एक अच्छा समय आता है। मतलब ये जीवन मतलब वो पहिया होता है जो समय का, तो खराब होता है तो अच्छा भी होता है, बैलेंस होता है जीवन में। तो बस उस भरोसे के साथ आप पढ़ाई करिए कि कभी ना कभी तो हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड आउट इन द एंड, एंड इफ इट डजंट गेट सॉर्टेड आउट, इट इज नॉट द एंड। मैसेज फॉर फेलो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज़ पिछले 3 साल से आई अंडरस्टैंड प्रीलिम्स कितना डाइसी हो गया है। और मेरे तो खुद के नंबर पिछले 3 साल में गिरे ही हैं, तीनों प्रीलिम्स में। चौथा देना पड़ता तो पता नहीं क्लियर होता भी कि नहीं क्लियर होता, भगवान जाने। तो तीनों स्टेज में सबसे डाइसी प्रीलिम्स है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने दिमाग को शांत रख के दीजिएगा, बिकॉज़ क्वेश्चंस बहुत अनकन्वेंशनल होता है। मेंस में तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं पता, कुछ लिख दिया तो क्या पता 10 में से 1 आध नंबर मिल ही जाएगा। प्री में तो या तो सही या तो गलत है। तो अपने दिमाग को एकदम शांत रख के पेपर दीजिएगा, बहुत घबराइएगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी वही चेक ही कर रहा है।
तो चलिए भैया, बात होती है आपसे, आपके जीवन में खुशियाँ आई और मैं आशा करता हूँ लबासना जाके और अच्छे से परफॉर्म करिए, वहाँ पे भी टॉप करिए। बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट।